नमस्कार, मैं जसवीर योगाचार्य। आज आपके सामने हम कैसे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपना इम्यूनिटी पावर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हम जानेंगे योग के माध्यम से। तो किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव करें, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का कम होना हमारी दिनचर्या का अस्त व्यस्त होना एक मुख्य कारण है। जब भी हमारी दिनचर्या असंतुलित होगी, हम समय से उठेंगे नहीं। हम शुरू से ही लेते हैं, हम सुबह समय से उठेंगे नहीं, सूर्योदय से पहले उठेंगे नहीं। उसके पश्चात हम देर तक सोते रहेंगे, क्योंकि इसके करने से भी कि जो सुबह सुबह प्राकृतिक वातावरण से हमें एनर्जेटिक ऊर्जा मिलती है, एक बॉडी को रिलैक्सपन महसूस होता है। तो अगर हम देर तक सोएंगे तो हमें हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं उठते हैं तो धीरे धीरे हमें सूर्योदय से पहले उठने की हमें आदत डालनी चाहिए। उसके पश्चात हम पूरे दिन में हम सुबह उठने के पश्चात हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रतिदिन आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। अगर हम सुबह उठ करके अच्छे से फ्रेश होकर के एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी हमारी स्ट्रॉन्गता बढ़ती है। उसके पश्चात हम आहार क्या लेते हैं, ये दिनचर्या पार्ट है। हम आहार क्या लेते हैं, हमें सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए, संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक उसके अंकुरित दाने हम प्रयोग करें, उनको रात को भिगो दें, सुबह उनको धो करके उनको खाएं। उसके पश्चात हम आहार के पश्चात हम प्रतिदिन अपने इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए ताकि मन की शुद्धि हो। क्योंकि मन की शुद्धि होना, क्योंकि वेदों में मंत्र आता है और वेदों में स्पेशल बात भी कही है, ओम यज्जाग्रतो दूर मुदाइति दैवम तदु सुप्त सतथाई वैति दूरंगमम ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी कि मेरा जो मन है एक संकल्प वाला हो, शिव कल्याणकारी। कहा गया कि जो भी मैं सोचता हूँ वो विचार करके एक संकल्प पूर्वक में कार्य कर लूँ। कितनी सुंदर बात कहते हैं ये कि संकल्प विकल्पात को मना है। यानी कि संकल्प करना, फिर उसको विकल्प सोच विचार करके जो कार्य करते हैं हम, उससे हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। अगर हमारी मन की शक्ति बढ़ती है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को और इम्प्रूव करती है। क्योंकि उसके पश्चात हम जानते हैं कि मन, फिर हम आते हैं कि हम पूरे दिन की हमारी दिनचर्या क्या है, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हमें अपने खान का पान के अंदर सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि के सेवन से हमें बचना चाहिए। हम जंक फूड, फास्ट फूड के सेवन से बचेंगे, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड क्या करता है, वो हमारे जो बॉडी के जो पेट है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसके अंदर जो पोषक तत्व होने चाहिए, हमारी बॉडी के जो चाहिए पोषक तत्व, वो उसके अंदर नहीं होते हैं। क्योंकि जो वो बनाते हैं वे हमारी जीभ के स्वाद के लिए बनाते हैं। तो इसलिए हमें जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। इसके कारण भी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। अपौष्टिक आहार हम खाते हैं। उसके पश्चात हम पूरे दिन में हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जैसे हम आजकल लॉकडाउन है, प्रतिदिन लोग मोबाइलों पर लगे रहते कंटिन्यू। तो इसके कारण जो हमारे जो डिप्रेशन है, इसकी आंखों संबंधी समस्या दूर हो जाती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं।
उसके पश्चात हम लगातार कानों में लीड लगाना, लगातार डाटे लगा के रखना, बड़े बड़े बूफर लगाना, स्पीकर लगाना, तो ऊंची तेज आवाज़ में सुनना, इसका भी हमारे जो इंद्रियां हैं इन पर असर पड़ता है। एक और हम इसी के दौरान लेंगे, हम पूरे दिन के लाइफ स्टाइल में ले रहे हैं। सुबह उठने पश्चात हम दिन में क्या करते हैं, दिन में हम खाना क्या खाते हैं, क्योंकि खाने के ऊपर जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उनमें भी लिखा है कि सुबह हमारा भोजन एक राजा जैसा होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। दोपहर को भोजन हम साहूकार जैसा भोजन करें, और शाम को भोजन हम एक गरीब जैसा करें। तो इसका अर्थ क्या है कि सुबह जो हमारी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होती है, तीव्र होती है। हम जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना पौष्टिक खाएंगे, जितना शुद्ध खाएंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर लगेगा, और वो लगेगा मतलब हमारी बॉडी को इम्प्रूव करेगा। उससे अच्छे से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इन धातु का निर्माण होगा। दोपहर को हम नॉर्मल भोजन करना चाहिए हमें सामान्यतः, और रात्रि काल में हम हल्का भोजन करें, जितनी हमें भूख है उससे कम। तो रात्रि काल वो भोजन इसलिए है क्योंकि रात को हम पूरा दिन वर्क नहीं कर पाते हैं, हम सहन ही करना होता है, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है वो दिन से ही वो खाने को ले लेता है। तो इसलिए रात्रि में हम भोजन बहुत ही कम करें, कि ना मात्रा का भोजन हमें करना चाहिए। तो फिर हम आते हैं कि आजकल की दुनिया में लोगों के पास समय ही नहीं है अपने को निकालने के लिए। किसी कुछ काम भी अगर बोलते हैं, भैया थोड़ी देर के लिए रुकना, मेरे पास समय नहीं है भैया, आप जल्दी बोलिए। तो कई बार मैंने बहुतों को बोला कि आप योगा कर लीजिए, आप योगा करेंगे तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपके अंदर जो तनाव संबंधी समस्याएं दूर होगी। सर योगा तो कर लें, पर समय कहाँ है हमारे पास। सुबह उठते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। पर उन्होंने एक समय नहीं बताया कि ज़्यादा टाइम वे व्हाट्सएप पर यूज करते हैं, बाह्यत की जो बातें होती हैं उनमें भी यूज करते हैं, व्यर्थ की जो बातें उनमें भी यूज करते हैं, ज़्यादा बकवासों में भी यूज करते हैं। अगर वो उसी समय को सुबह मैनेज कर लें, या सुबह थोड़ा जल्दी उठें, अपने स्वास्थ्य के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं उठना है, खुद के लिए उठना है, अपने स्वास्थ्य के लिए उठना है। अगर वे अपने स्वास्थ्य के लिए अगर सुबह प्रतिदिन उठें और आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उनका इम्यूनिटी पावर, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, उनकी बॉडी के अंदर शक्ति, एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर निष्क्रिय हो जाता है तो बॉडी भी धीरे धीरे उसका काम करना छोड़ देती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पर एक कोई मशीन है, चाहे वो मशीन प्रेस करने की हो, या जूसर हो, या अन्य कोई भी मशीन हो, चक्की हो, अगर आप उसका प्रतिदिन यूज करते हैं, जब भी उसको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या प्रतिदिन यूज करते हैं उन मशीनों का, तो वे अच्छे से कार्य करती रहती हैं, और हम उनके अंदर जो जो उनको चाहिए सीमित मात्रा में तेल, पानी, बिजली, जो भी उनको चाहिए हम देते रहते हैं, उनको डालते रहते हैं, उनको एक्टिव करते रहते हैं। अगर वे रखे ही रहें, हम उनको यूज ही ना करें, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे उन मशीनों के अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा, वे निष्क्रिय हो जाएंगे, अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। यही स्थिति हमारी शरीर की है। जिस तरह
उन जो जो कृत्रिम जो उपकरण हैं उनके अंदर अन्य जो क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे जंग लगना, उनका अच्छे से कार्य न करना, उनका प्रॉपर रूप से न होना, भाई ये जो विकृति आ जाती है उसके अंदर, उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी विकृति आ जाती है। हम प्रतिदिन अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार जो ज़्यादा कफ का बढ़ जाना, वायु विकार का बढ़ जाना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त, प्रकृति। तो जो हमारे जो शरीर है ये पंच भौतिक तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये जो 5 भौतिक तत्व हैं हमारे हाथों के अंदर भी माने गए हैं। तो पंचभौतिक तत्वों से इस शरीर का जो निर्माण होता है, तो अगर हम प्रकृति के साथ भी नहीं रहेंगे, प्रकृति के साथ हम तालमेल नहीं बिठाएंगे, तो भी हमारी बॉडी के अंदर क्षमताएं, शक्ति, पावर कम होगी। वो कैसे? जैसे कि आजकल की दुनिया में लोग अपनी जो पृथ्वी है, जो धरती है, क्योंकि आपने पुराने समय में देखा होगा किसी को हल्की चोट लग जाती थी तो हल्की मिट्टी बांध देते थे। तो इसका उदाहरण आप नेचुरोपैथी ले सकते हैं कि जब भी पेट समझने में समस्याएं होती हैं, ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है, उस पर गीली मिट्टी का लेप करते हैं, पेट के ऊपर रख देते हैं तौलिया के अंदर बांध करके, पट्टी के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो हमारी बॉडी से जितने विजातीय तत्व उसको खींच लेती है। आपने मड बाथ सुना होगा। मड बाथ क्या करता है? मड बाथ भी यही करता है कि हमारी शरीर के अंदर जितने विजातीय तत्व आ गए हैं उनको वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और अपने तत्व, पोषक तत्व वो हमारे को दे देता है। क्योंकि मिट्टी, एक गाना भी आता था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सोना कैसे उगती है? वो सोना इसलिए सोना ये नहीं कि उसके अंदर सोना हो, सोना वो कि उसके अंदर जो तत्व है वो सोने से कम नहीं है। हमारे अंदर जो एनर्जेटिक ऊर्जा देती है, जो पावर देती है मिट्टी, वो अन्य कोई तत्व नहीं दे पाता। एक व्यक्ति को स्वस्थ करने का अच्छा कार्य करती है वो। तो इसलिए मिट्टी के साथ भी हमारा जुड़ाव होना चाहिए। कि आपने देखा जो व्यक्ति प्रतिदिन जैसे पहलवानी करते हैं या कुश्ती करते हैं, तो मिट्टी में जो कुश्ती कंटिन्यू कुश्ती करते रहते हैं, उसके बाद पूरी मिट्टी से उनका लेप होता है, तो उनके अंदर ज़्यादातर सामान्यतः त्वचा के रोग देखने को नहीं मिलते हैं। ये मिट्टी का प्रभाव है। उनके अंदर एनर्जेटिक आती है, ऊर्जा बनी रहती है मिट्टी के कारण। तो वायु, उसके बाद हम तो वायु क्या करता है? वायु पूरी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा जो रक्त है, श्वास एक वायु है, प्राण वायु है। तो श्वास हमारी बॉडी के अंदर पूरे शरीर को ले जाने का कार्य करता है, पूरे शरीर के अंदर फैलाता है ये। अगर श्वास ना हो, वायु ना हो, तो हमारी बॉडी के अंदर पूरे शरीर में जो खून की, रक्त की मात्राएं पहुंचती है वो पूरे शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाएगी और वो अच्छे से कार्य नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी नश्वर है, एक मृत शरीर है। आकाश, स्पेस स्थान से ये पूरे शरीर को अलग अलग जगह में, जैसे नाक में, मुंह में स्पेस स्थान है, पेट में, हर जगह स्पेस स्थान है। अग्नि, अगर अग्नि तत्व नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद साथ जल, शीतलता भी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है पैर गरम पेट नरम
सिर ठंडा। ये व्यक्ति की प्रकृति होनी चाहिए कि पेट में नरम। इसका मतलब है कि हमें खाना उतना ही खाना चाहिए कि जितना पेट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। पेट अगर आपने इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मटके में पानी फुल भर दिया ऊपर तक, या आपने जो जूसर है जिसमें जूस बना रहे हैं उसको आपने ऊपर तक फुल भर दिया, फिर आप उसके अंदर जो मशीन है डालने की, डालते हैं ग्रीडर, तो उसके अंदर घुमाएंगे तो सारा वो बाहर निकलेगा। या फिर आपने जब मटका फुल भरा हुआ पानी का उसके अंदर गिलास डालेंगे तो जैसे ही वो अंदर जाएगा हल्का तो पानी बाहर आएगा। वो क्यों? कि वो पहले ही ऊपर से फुल भरा हुआ है, उसके अंदर जगह नहीं है, आकाश नहीं है, तो इसलिए हमें आकाश भी, हमें उसके अंदर स्थान भी छोड़ना है। क्योंकि जब उसके अंदर स्थान होगा, या जो हम जूस बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ा स्थान होगा मशीन के घूमने के लिए, या गिलास के अंदर मटके में पानी भरने के लिए उसके अंदर स्थान होगा, तो ये अच्छे से पानी ले पाएंगे, मशीन को घुमा पाएंगे। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी स्थान होना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना कार्य कर सके। तो इसी तरह हम ले सकते हैं कि व्यक्ति जो भोजन करता है, तो भोजन करने के पश्चात क्या चाहिए उसे? जब भी भोजन करे, वो कहते हैं कि भोजन भजन शांति पूर्वक हमें करना चाहिए। वो कैसे? कि जब हम भोजन करें आराम से सीधे बैठ जाएं। एक टोक को खाने में कितना समय लगता है? 32 सेकंड में 32 बार उसको चबाना चाहिए। हम क्या करते हैं? सामान्यतः खा जाते कटक कटक कटक। खाने का कितना प्रयोग करें? हमें अगर भूख, हम 5-6 रोटी खाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप रोटी 5 खाएं 6 खाएं, इसकी समस्या नहीं है। आप खाने को चबा चबा कर खाएं कम से कम 30 से 32 बार। आप कहेंगे कि ऐसा करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, हमारा समय खाने में व्यस्त हो जाएगा। नहीं होगा। वो किस लिए? आप एक रोटी में से कितनी बाइट बनाते हैं? 5, 6, 7, सामान्यतः 5 या 6 बाइट बनती है छोटी सी रोटी। तो उसमें से इतनी बाइट बनती है, तो को आप 32 बार चबाते हैं, कितना समय लगा? 32 सेकंड। 5 बाइट बनी, मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेकंड। तो एक रोटी को आप अगर आपको खाने में 3 मिनट लगती हैं, सामान्यतः 3 या 4 मिनट, तो 5 रोटी खाने में कितना समय लगेगा आपको? 3 × मल्टीप्लाई 15। अगर 6 रोटी खाते हैं तो 18 मिनट, 7 खाते हैं तो 21 मिनट। ये आपकी रोटी खाने का समय है। तो उसके पश्चात हम आराम से शांतिपूर्वक अगर हम खाते हैं तो वही समय 20 मिनट, क्या हम अपने पूरे दिन के समय से 20 मिनट हम नहीं निकाल सकते? सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए 20 से 25 मिनट आराम से चबा चबा कर खाना खाते हैं तो उससे रस अच्छे से बनता है। जब रस बनेगा, अच्छा रस होगा, तो उससे रक्त अच्छे बनेगा। रक्त अच्छा बनेगा तो फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि जो हड्डियों का निर्माण होगा, फिर मज्जा, फिर वीर्य जो अंतिम धातु है, वीर्य जो पावरफुल होती है, जो हमें एनर्जेटिक ऊर्जा देती है, तो उसका निर्माण होगा। तो इसलिए हमें अपने जो हम खाना खाते हैं उस दिनचर्या को भी हमें सुधारना है कि हम कम से कम अच्छे से चबा चबा कर खाना खाएं। आप शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें, 15, 20, 25, 35, 32, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। आप जैसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ऐसे ही आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो उसके पश्चात हम आते हैं, अब हम आसनों का अभ्यास कैसे करें। तो प्रतिदिन जब भी आप आसन शुरू करें तो शुरुआत में आप ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके साथ आप शुरू करेंगे। और आज हम शुरू करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि इनके द्वारा हम किस आसन से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, कौन से आसन
ज़्यादा इफेक्टकारी है। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे पीछे। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो गर्दन को हल्का पीछे कम ले जाए। ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए, जो उनके सामान्य वो आराम से कर सकता है इसको आगे पीछे। हाँ, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे न करे, गर्दन पीछे करे और ऐसे करे। उसके पश्चात लेफ्ट राइट। फिर इसके पश्चात हम गर्दन को राउंड करेंगे। चेहरे पे हमें स्माइल रखनी है, मुस्कान रखनी है। फिर दूसरी तरफ से करेंगे हम। कितना सुंदर समय है, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि चिड़िया चहचहा रही हैं। कितना सुंदर प्रकृति का मौसम है। तो अब हम करेंगे, हम आसन क्या क्या कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हम आसन देखें। देख पा रहे होंगे आप, पंजों को अप एंड डाउन करना पहले। उसके बाद राउंड करना धीरे धीरे। तो इसके लिए हम अब आप देखेंगे, हम सबसे पहले करेंगे, हम सूर्यासन के साथ कुछ आसनों को हम ऐड करेंगे। तो उनके साथ हम कैसे अपने आप को, बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्थान में खड़े होंगे। आप अभ्यास भी कर सकते हैं मेरे साथ मिल करके। हाथ ऐसे, श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसका अभ्यास हम 2 से 3 बार हम इसका अभ्यास हम कर सकते हैं ताड़ासन के साथ। इसके पश्चात हम आएंगे, पैर खोलेंगे और धीरे हम जो एक्सरसाइज करेंगे, राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर की तरफ जाएगा ऐसे, लेफ्ट है राइट की तरफ, धीरे देख लेंगे। दूसरा हाथ ऊपर, जो पाम है, जो पंजा है अपने हाथ का, उसको हमें देखना है ऐसे। तो इस तरह हम इसका अभ्यास को धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, वीरभद्रासन। नाम से ही विदित है, वीर, वीरता को, एनर्जेटिक को देने वाला। तो उसको हम कैसे करेंगे देखेंगे आप। धीरे से बॉडी को टर्न करें, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, आगे वाला पैर को झुकाएंगे और पीछे वाला पैर और गमन करो, उधर मोड़ेंगे।
फिर ऐसे ही, फिर दूसरी तरफ, दोनों तरफ इसका अब हम अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास हम श्वास भर के करेंगे तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। जिन्हें बीपी की समस्या रहती है, हाई रहता है, वो इसका श्वास भर के अभ्यास न करे। जिन्हें बीपी लो रहता है वो श्वास भर के अभ्यास करे, उससे इन्हें उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, इसी में देखेंगे आप 1, इस हाथ को जो दूसरा हाथ है ऐसे पीछे क्रॉस करेंगे और इस हाथ को आगे से देख लेंगे आप अच्छे से। ये है, ये पीछे बॉडी का पीछे टेस्ट करना। फिर दूसरी तरफ से वापस। इसका अभ्यास हम करेंगे। उसके पश्चात हम करेंगे अर्धचंद्रासन। हल्का पैरों में गैप ले लेंगे, जिससे शुरुआत में व्यक्ति कई बार करते हैं वो चक्कर आने की संभावना होती है, जैसे पीछे झुकते हैं। तो वे जितना आप झुक सकते हैं अपनी बॉडी के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, उतना वे झुकेंगे। जैसे नॉर्मल था इतना वो झुक सकते हैं, इनके लिए वो फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पादहस्तासन। सांस निकालते हुए धीरे धीरे झुकेंगे आगे, पिंडलों को पकड़ेंगे। इस आसन हम अभ्यास कर सकते हैं। उसके पश्चात हम धीरे धीरे बैठ जाएंगे आराम से। वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत होता है। इसके अभ्यास अगर जिन्हें घुटनों की समस्याएं हैं वे इस आसन का अभ्यास न करें। इसी में हम करेंगे नेक्स्ट मंडूकासन। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे, जब तक हम श्वास रोकते तब तक रोकेंगे, जब श्वास नहीं रुकता तो वापस। इससे भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, मोटापा कम होता है। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण जो इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना, कम होना, वेट का ज़्यादा बढ़ जाना, मोटापा हो जाना, ये भी इसका एक मुख्य कारण बनता है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने का। तो अब हम आते हैं उष्ट्रासन। देखेंगे नेक्स्ट आसन। उष्ट्रासन किन्हें नहीं करना है? जिन्हें हृदय संबंधी ज़्यादा तकलीफ है, सामान्यतः है तो वो कर सकता है। अगर ज़्यादा इन दिनों परेशानी है तो वो इस आसन का अभ्यास न करें, उष्ट्रासन का। जिन्हें हर्निया की समस्या है वो उष्ट्रासन का अभ्यास न करें। देखेंगे पहले आप। मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है। आराम से वापस। क्योंकि कोई भी आसन हमें जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए। आराम से, शांतिपूर्वक, प्रसन्न और चित्त मन से हमें करना चाहिए। जब तक हम कोई भी कार्य दुखी मन होकर करते हैं वो कार्य सक्सेस नहीं हो पाता, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हम हमेशा शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक, अच्छे से कार्य करें। चाहे अपना कोई भी कार्य हो, चाहे हम
खाना खाएं, आसन करें, प्राणायाम करें। इसके पश्चात हम करेंगे आसन, देखेंगे आप लेटने वाले आसन। वो हमारे कौन कौन से आप बेहतर हो सकते हैं। दोनों हाथों को हमें कमर के साथ में रखना, आराम से नॉर्मल नीचे की तरफ। तो सबसे पहले आप दोनों पैरों को हम उठाएंगे, उत्तान पादासन। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है, जो आप देख पा रहे हैं इसको। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्गता लाता है, मजबूती लाता है, भोजन अच्छे से पाचन होता है। अगर भोजन अच्छे से पचेगा तो वही अच्छे से रस का, रक्त का निर्माण करेगा, शक्ति लाएगा, एनर्जी लाएगा। तो जिन्हें पेट संबंधी समस्याएं रहती है वे इस आसन का अभ्यास करें, उत्तान पादासन का। वाह। अब करेंगे अर्ध हलासन। ये इसमें घुटने आपको सीधे रखने, मैक्सिमम तथा उसके हिप्स जमीन पर रहेंगी। ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके पश्चात हम करेंगे सर्वांग आसन। नाम से ही विदित होता है सर्व अंग आसन। सर्व मीन सभी अंगों के लिए आसन। तो ये कार्य क्या करता है वो देखेंगे आप, और कैसे करना है इसको। दिख जाए। इसके अभ्यास से हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड समस्या, गले संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं, वीर्य संबंधी समस्याएं, कमर संबंधी समस्याएं सभी दूर होती है। आंखों की ज्योति बढ़ती है, कार्य संबंधी समस्याएं दूर होती है। इसके पश्चात हम करेंगे हलासन। हाथ को सीधे हल्की बात अपने पोस्टर को बनाना है, फिर वापस आएंगे धीरे धीरे। और इस आसन के पश्चात हम करेंगे चक्रासन। इसके पश्चात हम बात करेंगे जो जो हमने आसन किए उनका भी क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों हाथों को कंधों के साथ में रखेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे बॉडी को। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर। जो व्यक्ति चक्रासन कर सकते हैं वो बेटर है, जो नहीं कर सकते उनके लिए वो क्या करें, सेतु बंद करें। जो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं वो कमर पर हाथ लगा लेंगे ऐसे। इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, पावरफुल होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है। उसके पश्चात हम करेंगे ऐसे। वापस धीरे धीरे। ज़्यादा तनाव या खिंचाव या डिप्रेशन के साथ
हमें ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति होना हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है, इसलिए हमें अति नहीं करनी है। इसके पश्चात हम करेंगे भुजंग आसन। कई व्यक्ति भुजंग आसन कैसे करते हैं, ऐसे बॉडी को ऊपर उठाते हैं। इससे क्या होता है, जो आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम पर अच्छे से प्रभाव नहीं पड़ता है, जो लंगस सिस्टम में मजबूत नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, देखेंगे आप। हाथों को यहाँ पर रखना है और धीरे से हल्की कोनी बैंड रखनी है, बस मोड़े रखनी है, और गर्दन पीछे, पैर फ्लैट। पूरा उठाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा, दबाव अच्छे से हमारे जो लंगस सिस्टम है, जो सीना है, जहाँ पर हमें इफेक्ट दिया जाता उस पर नहीं पड़ पाएगा। तो इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। एक अभ्यास हम और करेंगे, देख लेंगे आप। दोनों हाथ ऊपर, इसको सभी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नौकासन, झूलना बोलते हैं। श्वास भरेंगे पेट के अंदर जब तक, हाँ, परंतु जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम हो उसको ना करें, इससे मोटापा भी कम होता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। श्वास भरेंगे, देखेंगे आप। पाँच से 10 बार आपको अप एंड डाउन करना है, झूलना है। पहले आगे छूटेंगे, फिर पीछे छूटेंगे, फिर आगे से, फिर पीछे से। फिर उसके पश्चात आपको होल्ड करना है। जब आप ऐसे होल्ड करेंगे तो आपके अंदर और क्षमताएं बढ़ेगी, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी। इसके पश्चात हम क्या कर सकते हैं, धीरे आप देखेंगे, शलभासन। कितने पैर आपको उठाने हैं, वापस, फिर वापस हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। शशांक आसन। जो हमारी बॉडी को रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स देने के लिए, अंत में आप जब भी आप आसन करें तो रिलैक्स देने के लिए शवासन, शशांक आसन, जिसे हम बालासन हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके अभ्यास से हमारे अंदर एक एनर्जेटिक ऊर्जा भी आती है और पूरा बॉडी, जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। और आप देखते हैं हम पूरे दिन कार्य करते हैं, कार्य करने के साथ हमें विश्राम की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है। तो नींद कार्य क्या करती है, जितने भी हमारे पूरी दिन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो टूट फूट हुई है, टूट फूट का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, टूट फूट का मतलब ये है कि जो जो हमने पूरे दिन कार्य किया, तो थकान हुई है हाथों में, पैरों में, हमारी एड़ी से लेकर चोटी तक, उन सभी को वो रिपेयर करती है। जैसे आपने देखा होगा हम मशीन में, कि मशीन कुछ हम कार्य करते हैं तो लगातार मशीन में हमें ग्रीस तेल डालते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से कार्य करे। इसी तरह जो नींद है वो भी उसको अच्छे से रिपेयर करती है, जिस जिस अंग को आवश्यकता होती है उस तक वो सामान पहुंचाती है और अच्छे से वो कार्य करती है। हम सो रहे होते हैं, परंतु सोने के पश्चात भी हमारी बॉडी का कार्य चलता रहता है, एक्टिव होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम सो जाते हैं, क्या हमारे श्वास कभी रुकते हैं? नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो श्वास का भी रोल हमारे इम्यूनिटी पावर पर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी हम जानेंगे, अभी देखेंगे आप।
तो एक तो जो व्यक्ति है सामान्यतः जो श्वास लेता है वो लेता है कि लेता ज़्यादा है, छोड़ता कम है। हमें श्वास की जो प्रक्रिया है इसको भी सुधारना है। लेना हमें कम है, छोड़ना हमें ज़्यादा है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे भी आपकी स्ट्रॉन्गता बढ़ेगी। जैसे पहले हम प्राणायाम जानेंगे, इसके बाद इसका जो यौगिक श्वसन है उसको भी हम जानेंगे। तो हमें प्राणायाम क्या क्या करने हैं, तो हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका, इन प्राणायाम का हम उज्जाई प्राणायाम, इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों करें, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर वात की असंतुलन हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए इस प्राणायाम का हम अभ्यास कर सकते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। कि जो एक सुनने में भी आया, कहा भी है, एक शोध के दौरान पाया गया कि अनुलोम विलोम का अभ्यास अगर व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक नहीं 10 2 नहीं 20 साल पुरानी भी अगर कोई चोट है, उसका दर्द है, तो वो भी उसके अभ्यास करने से, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से वो दर्द धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा। उसको पता भी नहीं लगेगा कब उसका दर्द फिनिश हो गया। तो ऐसा करिए करता है अनुलोम विलोम। तो देखेंगे करना क्या है। लेफ्ट नाक से श्वास लेना है, आप काउंटिंग दे सकते हैं। आप 5 तक इसमें श्वास लेंगे। दस तक श्वास निकालेंगे। इसी तरह फिर हम 5 से इस तक श्वास लेंगे। तो शुरुआत में हम अभ्यास 5 सेकंड में श्वास लेना है, 10 सेकंड में हमें बाहर निकालना है। इस तरह हम इसका अभ्यास कर सकते हैं हम शुरुआत में। वो किस लिए, ताकि हम धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो फिर हम जैसे 15 या 20 दिन के पश्चात हम नाड़ी शोधन का भी अभ्यास कर सकते हैं। कि भगवान जो शिव संहिता है उसमें शिव जी ने भी कहा है कि अगर हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करें प्रतिदिन तो हमें कोई भी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, उसी के अंदर सभी प्राणायाम आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। परंतु वो करना कैसे है, वही मैंने बताया कि श्वास, जो हमारी जो श्वास की क्वांटिटी है उस पर आपने फोकस करना है। उन्होंने कहा है कि 1 4 2, यानी कि अगर हम श्वास 2 सेकंड में लेते हैं तो उसका 4 गुना हमें रोकना है। और जितना हमने श्वास लिया, हमने 5 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड में श्वास लिया, तो 4 सेकंड में हमें श्वास को निकालना है। और उसका 4 गुना में 2 का 4 गुना था 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 गुना हमें रोकना है और 4 उसके आधे में हमें निकालना है। तो देखेंगे कैसे, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसका भी हम अनुलोम विलोम की तरह ही है, परंतु उसमें रोकने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है, हमने श्वास लिया, होल्ड किया, जितना श्वास लिया उससे 4 गुना हमें होल्ड करना है और जितना होल्ड किया उससे आधे में हमें निकालना है। शुरुआत में अगर हम इसके अभ्यास के लिए हमें 1 4 या 4 का हमें रेशो करना चाहिए या 1 2 2 का हमें रेशो करना चाहिए, जिससे हमें कठिनाई न हो। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है
हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए हमें ऊर्जा देता है। उसके पश्चात हम आते हैं कपालभाति। ये एक शोधन क्रिया है, शरीर की शुद्धता करती है। चेहरे पे स्माइल रखनी है, तनाव नहीं रखना है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमने अनुलोम विलोम किया, कपालभाति की। उसके पश्चात हम कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले का संकोच लेते हुए हमें श्वास छोड़ना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर, इसका मैं इफेक्ट बता देता हूँ पहले। हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो हार्मोन को बैलेंस करती है। अगर व्यक्ति के हार्मोन अनबैलेंस हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। थायराइड का बढ़ जाना और कम हो जाना, ये दोनों ही व्यक्ति के लिए खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अगर बढ़ जाता है तो उसके अंदर ज़्यादा मोटापे संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा मोटापा होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे इम्यूनिटी पावर को भी कमज़ोर करता है, वीक करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा होगा तो उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है ये भी थोड़ा वीक होगा। जितना ज़्यादा मोटापा होगा उसके अंदर आँखों संबंधी समस्याएं, कानों संबंधी समस्याएं धीरे धीरे घर कर लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा मोटापा होना व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, ज़्यादा पतला होना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए थायराइड को ग्रंथि है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए प्राणायाम है अनुलोम उज्जाई प्राणायाम। देखेंगे आप, गले का संकोच करते हुए श्वास लेना है और निकालना कैसे देखेंगे। इस तरह हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, थायराइड ग्रंथि को इनको बैलेंसिंग करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गता लाता है, मजबूती लाता है। और हम अभ्यास इसके साथ हम भ्रामरी प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ निकालनी है। तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से हमारी जो मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं, जो माइग्रेन है, ये एक्टिव होता है। तो माइग्रेन एक्टिव मतलब कि जो हमारे नसें हैं, ये मस्तिष्क का वो अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि मन अगर मजबूत है तो व्यक्ति मजबूत है। तो फिर अब हम जानेंगे कि आपने देखा होगा कि इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं वैसे, और कुछ अपने कार्य में ही वर्कआउट होता है।
तो आपने एक गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, दोनों में डिफरेंट मिलेगा। कि गांव के व्यक्ति सामान्य तो अपने सभी कार्य स्वयं करते हैं। सुबह उठना, खाना पीना, यानी कि सभी, खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, उसके बाद खेती का कार्य करना, हल चलाना, ये जो सभी जो कार्य हैं वो उसमें अपनी पूरी बॉडी के साथ एनर्जी के साथ उन लोग करते हैं, उनका वर्कआउट होता है। तो उनका इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे पहले ही इम्प्रूव होता है। और जो आपने देखा होगा कि शहरों में आजकल हर कोई अपने घर के अंदर नौकर या नौकरानी रखता है, कि उनके लिए एक आलस्य की भावना जो पैदा हो रही है, काम न करने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है, तो उसके कारण भी उनका जो फिजिकल वर्कआउट है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि पहले जब हम कार्य करते थे, अपनी बॉडी का पूरा वर्कआउट अपने कार्य में ही हो जाता था। परंतु आजकल हमने ऐसी जो प्रक्रिया, जो पुरानी जो प्रक्रिया थी, स्वयं कार्य करना और उसे न करवाना, तो उसको हमने धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हम नौकरों नौकरानी को रख रहे हैं और उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, अपना जो फिजिकल वर्कआउट है उसको हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम, वो आप कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, लाभ के लिए, परंतु आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। जो मैंने आज कुछ आसन आपको बताए, प्राणायाम बताए, अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो आप स्ट्रांगली मजबूत होंगे, मन से और शरीर से भी मजबूत होंगे। जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो इंजन दौड़, हृदय गति का अभ्यास करें। वो भी उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, बहुत ही फायदेमंद रहेगी और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, डेफिनेटली बढ़ाएगी। वो करना कैसे है, वो स्वस्थ व्यक्ति हर कोई उसको कर सकता है, घर पर भी, बच्चा बूढ़ा सभी। देखेंगे आप, सिर्फ श्वास को हमें छोड़ना है और पीछे पैर ऐसे, सिर्फ अपने श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है। तो इसका भी अभ्यास कर सकते हैं, इससे भी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, पावरफुल होगी। तो जब हम श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हमारी जो लंग्स सिस्टम है, आपने लेना नहीं है, श्वास अपने आप ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। तो अब हम आ रहे थे यौगिक श्वसन पर। अब तो यौगिक श्वसन में क्या करना है, हमने लंबा गहरा श्वास लेना है। लंबा नहीं लेना है, पहले आप शुरुआत में जो अभ्यास करेंगे, लंबा श्वास लेना है, लंबा छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। वो आप पेट पर हाथ लगाएंगे, श्वास लेते समय अपने पेट को आप हाथ रख के इसका अभ्यास शुरुआत में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव हो रहा है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात आपने क्या करना है, श्वास लेने की गति जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज़्यादा समय छोड़ने का इसको आपने अभ्यास करना है। जैसे आपने श्वास लिया 10 सेकंड में, छोड़ने की गति आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और धीरे धीरे आपको इसका प्रयास करना है, एक दिन में नहीं। कई कहते हैं कि सर हमने अभ्यास कर रहे हैं, इसका हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है, शुरुआत में हो ही नहीं रहा है। क्योंकि माँ के पेट से ही जन्म लेते ही बच्चा पैदा होकर के दौड़ने नहीं लगता, उसको धीरे धीरे समय चाहिए होता है। और जो घर पर जो उनके अभिभावक हैं, जब को उनको गाइडेंस अच्छे से नहीं कराएंगे, उनको चलाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे नहीं, तो चल नहीं पाता। इसीलिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक अच्छे शिक्षक या योग्य गुरु जो योग से संबंधित जानकारी रखता है, उनकी सलाह लेकर के आप सीख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप श्वास लेंगे आपका पेट फूलेगा, श्वास बाहर निकालेंगे पेट अंदर जाएगा। आप इसका अभ्यास आप अपने श्वास पर भी आपको फोकस करना है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक और आपको ध्यान देना है कि जब हम देखें श्वास भरा,
बाहर निकाला, और श्वास लेते समय और छोड़ते समय आप अपने सामने घड़ी रख सकते हैं। घड़ी के अकॉर्डिंग अभ्यास करेंगे ऐसे। शुरुआत में 5 से 10 का अभ्यास करें, फिर 15 से 25, ऐसे आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और इफेक्टकारी रहेगा। तो अब हम आते हैं यौगिक श्वसन, एक अभ्यास करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं श्वास ले रहा हूं, मैंने श्वास लिया, पहले पेट फुला, फिर उसके बाद ऐसे आता है वो यहाँ तक पूरा सीना फुला। जब श्वास छोड़ा तो मैंने पेट, पहले सीना नीचे, फिर पेट नीचे, ऐसे गया। तो ऐसे ही प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी की है। तो हमने क्या करना है, अपने श्वास लेने की प्रक्रिया को हमें सुधारना है। हम श्वास कैसे लेते हैं उसको आपने ध्यान देना है। आपको महसूस करना, जब अगर आपकी श्वास लेने की क्षमता प्रबल होगी, क्योंकि हम श्वास, आप देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति जो भी आप देख सकते हैं, श्वास के बिना कितनी देर जीवित रह सकता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। इससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। वो क्यों? क्योंकि श्वास जीवन का आधार है। श्वास नहीं लें तो जो हमारा हृदय ये संबंधी कार्य करना बंद कर देता है, और हम तो इसीलिए अपने श्वास को हमें सुधारना है। जो हम गलत ब्रीदिंग करते हैं उसको हमने सही करना है। हम सामान्यतः क्या करते हैं, श्वास लेते कम है, श्वास लिया में छोड़ा उससे भी कम है, और बहुत छोटे छोटे हम श्वास लेते हैं। इसका हमें अभ्यास करना है। और हमने आहार में संतुलित आहार का हमें प्रयोग करना है। अगर हम संतुलित आहार का प्रयोग करेंगे वो हमारे लिए बहुत सुपाच्य रहेगा। आहार में हम अंकुरित चना प्रयोग कर सकते हैं। रात को हम चना भिगोए, या हम ऐसा कर सकते हैं, सुबह हमने चने भिगोए, रात को उनको धो करके गीले कपड़े में उनको बांध दिया, सुबह तक वे अंकुरित हो जाएंगे, उनका हम सेवन करें। वे हमारी बॉडी के अंदर, वो कहते हैं बहुत से व्यक्तियों का धीरे से दौड़ते हैं तो श्वास फूल जाता है। तो श्वास फूलने की जो समस्या है वो भी इससे मुक्ति मिलेगी, उससे उनको छुटकारा मिलेगा, उनका श्वास नहीं फूलेगा धीरे धीरे अगर वे चने का प्रयोग करते हैं। उसके साथ वे मूंगफली की जो कच्ची गिरी है उनको भिगो सकते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन होते हैं उसको भी भिगो सकते हैं। इससे उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा ही, और उनके अंदर एक शक्ति आएगी, एक एनर्जी आएगी। दूसरा वे प्रयोग, प्रतिदिन अगर आपको और क्या करना है, सुबह उठ करके इनका तो आपको पौष्टिक आहार का प्रयोग तो करना ही है। और मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, प्रतिदिन सुबह सुबह नंगे पैर, आप जहाँ थोड़ा कंक्रीट वाला इलाका है उस पर अपने नंगे पैर से चलें। आपके एक्यूप्रेशर मसाज होगी पैरों से, जो आपकी पूरी बॉडी को, नर्वस तंत्र को एक्टिव करेगी। आपकी प्रत्येक नस नाड़ियाँ खुलेंगी, तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। आप प्रतिदिन आप नंगे पैर 10 से 15 मिनट आप चलेंगे तो एक धरती से हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि हमने बताया था कि हमारा जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों से ही संबंध रखता है, इनसे ही बना है। जो पृथ्वी से भी हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हमें नंगे पैर चलने का अभ्यास करना है प्रतिदिन 10 से 15 मिनट। और प्रतिदिन हमें अपने दिनचर्या में, आहार में, खान पान में सुधार करना है, योगा अभ्यास करना है, प्राणायाम करने हैं। तो इसी के साथ अगर आप प्रतिदिन, मैं नहीं कहता कि आप पूरा दिन व्यायाम करें, पूरा दिन अभ्यास करें, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए अपनी दिनचर्या को सुधारें। दूसरा, अपने बॉडी को और एक्टिव रखने के लिए आप 30 से 35 मिनट, जैसा कि पूरे भारत का, जो पूरे विश्व का प्रोटोकॉल भी बना है इंटरनेशनल योगा डे पर, आप उस
प्रोटोकॉल के अंदर जो सामान्य असामान्य आसन दिए गए, जैसे हमने अभ्यास भी किया ताड़ासन, त्रिकोणासन, जो उष्ट्रासन, वज्रासन, प्राणायाम, ध्यान, अगर आप उसका भी अभ्यास करेंगे प्रतिदिन 30 से 35 मिनट, तो आप पूरे ज़िंदगी में आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप किसी बीमारी का से ग्रसित भी हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास से आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। योगाचार्य जसवी की तरफ से आपको धन्यवाद। तो आज इसी सेशन को यहीं पर हम विलंब करते हैं। तो गायत्री मंत्र के साथ हम इसका प्राप्ति करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। धन्यवाद।